बाजार की कल की रणनीति आपको बताएं उससे पहले आज कैसा कारोबार हुआ है ये देख लेते हैं। कई दिनों की मुशक्कत के बाद आज सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 39,000 के पार आज टिका। निफ्टी की बात करें, यहां भी अपने लाइफ टाइम हाई को छूने को निफ्टी बेताब है। निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से सिर्फ 50 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी में आज हमने स्मार्ट रिकवरी आते हुए देखी है, जिससे आखिरी घंटे में बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो यहां हमने थोड़ी सी सुस्ती जरूर देखी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ऑटो, आईटी और पावर शेयरों में आज खरीदारी का रुझान रहा, जबकि तेल और गैस, फार्मा और मेटल शेयरों में आज हमने दबाव पे कारोबार होते हुए देखा है। वहीं संस्थागत निवेशकों की बात करें तो एफआईआईज ने करीब 550 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डीआईआईज की 440 करोड़ रुपए की आज बिकवाली हुई है। लेकिन ये तो मुख्य बातें हुई हैं आज के कारोबार की। कल के कारोबार के लिहाज से क्या क्या ट्रिगर्स है, विस्तार से बताने के लिए रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। तो आशीष, बाजार का फोकस कल कहां होगा ये बताएं। देखिए, इंपॉर्टेंट दिन होगा कल का, जब एक दिन बचा होगा क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट का। जी हां, कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक की शुरुआत हुई आज से, कल उसका डे 2 होने वाला है। तो अब सब कीनली वेट करने वाले हैं कि क्रेडिट पॉलिसी में गुरुवार को क्या आउटकम आता है। साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स की हलचल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो जो आईपीओ इस समय खुला हुआ है बाजार में, रेल विकास निगम या कई लोग इसे आरवीएनएल के नाम से जानते हैं, ये कल बंद होने जा रहा है। 17 से 19 रुपए का प्राइस बैंड और जो भी ऑफर प्राइस होगा निकल के आएगा, उस पर 50 पैसे का डिस्काउंट है रिटेल और एम्प्लॉइज के लिए। और साथ साथ एक आईपीओ भी खुलना है, और ये आईपीओ है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। 5 अप्रैल को यानी कि आने वाले शुक्रवार को आईपीओ बंद होगा। 877 से 880 का प्राइस बैंड, और कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए जुटाने की इस कंपनी की आईपीओ के जरिए योजना है। तो ये तमाम एक्शन, और हाँ, आज जिस तरह से लोअर लेवल पे जाते जाते अच्छी रिकवरी देखने को मिली भारतीय बाजारों में, तो सर सबका इंतजार करेंगे क्या गैप अप के साथ या खुलते ही वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ब्रीच करेंगे जो पिछले अब तक हमने बनाए थे 11,760 के। सबकी नजरें वहां पे रहने वाली हैं। शुक्रिया आशीष तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है कल के लिए आपको तैयार करने का, और इसमें हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एचडीबी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक बार फिर से बुल्स के हाथों में है बाजार की चाल। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले कितना उतार चढ़ाव आप बाजार में देखते हैं, और निफ्टी जैसे कि बहुत ही बेताब है अपने उच्चतम लेवल्स को छूने के लिए, क्या कल कामयाब हो पाएगा? जी नमस्ते कविता जी और आप सभी दर्शकों को। ये निफ्टी एसेंशली ये जब आरबीआई का जब पॉलिसी डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद में तो ये पक्का ऊपर जाएगा। उसके पहले आपको थोड़ा सा आसपास घूम सकता है, लेकिन पक्के तौर पे तो उसके बाद ही जाना चाहिए, बिकॉज किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी बच नहीं जाती है। अब कुल मिला के सेंसेक्स ने नया हाई बनाया है, निफ्टी भी नया हाई बना ही लेगा। अंततः बात ये उठेगी उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है, वो ये सोचेंगे कि अब पहले हमने नहीं लिया जब नीचे था, अब जब उच्चतम हाई पे आ गया है तो अब क्या औचित्य बनता है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और ऐसे वक्त में लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आप अहम लेवल्स बाजार में क्या देख रहे हैं? जी, निफ्टी का तो 11,760 है, और उसका मतलब ये हुआ कि वो जब पार होता है तो निफ्टी जो 11,760 अगस्त 2018 में जो गया था वहाँ से गिरा था 10,004 तक। तो ये जो जितने पॉइंट गिरा उसका अगर हम 138.2% उसका एक्सटेंशन ऊपर की तरफ करें तो 12,400 का टारगेट आता है। तो 12,400 की संभावना बनती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। फिलहाल ये मार्केट को ये लेवल पार करना बहुत ही निहायत ही आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भी जिस तरह से रिस्क ऑन वापस आ गया है ये संभव हो पाएगा। ऑलराइट, थोड़ा सा हम मॉनेटरी पॉलिसी पर भी फोकस करना चाहेंगे, जहां पर तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट 1/4% के कट की उम्मीद लेकर चल रही है। आपकी रीडिंग, आपका विश्लेषण क्या कहता है शर्मा जी यहाँ पर? देखिए 0.25 मतलब 0.25% तो कट बिल्कुल आ सकता है, ये आएगा, उसमें तो कोई किसी प्रकार की दो राय है ही नहीं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये बैंक उतना डिपॉजिट का रेट शायद कम नहीं कर पाए, इसलिए ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो इंटरेस्ट रेट कट आए वो करीब करीब 0.5% का आए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये फिलहाल मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड नहीं है। 0.25% जो कटौती है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ऑलराइट, तो ऐसे में हम क्या बैंकिंग क्षेत्र में और बूस्ट देख सकते हैं अगर ये कट आया तो?
हाँ, अच्छा देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बैंकिंग के से ज़्यादा जो एनबीएफसीज हैं वहाँ पे आप ये ज़्यादा इसका हिसाब किताब देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और उन कंपनियों के अंदर ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। बैंक्स के मुकाबले बैंकिंग भी अच्छा करेगा। ऑलराइट, मुझे पता है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म प्ले की रणनीति या सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ क्या मॉनेटरी पॉलिसी से पहले कोई खास सलाह होगी, कोई खास स्टॉक या सेक्टर में जो कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जो बड़े स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंदर रहेंगे, अच्छा रहेगा। और बैंकिंग के अंदर जो टेक्निकली भी अच्छे हैं, और वो एनबीएफसी सेक्टर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस ऊपर निकल कर आया है, तो यहाँ पे एक ये भी अपना अब उच्चतम हाई बना रहा है, तो ऐसे वक्त के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा चलने की संभावनाएं बनती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको पॉलिसी के पहले अगर आपको करना हो तो कोई भी आप निवेश जो करें उसमें स्टॉप लॉस अवश्य रखें, और ध्यान रखें कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो करीब जितना आप गेन चाहते हैं उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो। ऑलराइट, कुछ अहम खबर की हम रुख करते हैं, जहां पावर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसके तहत पावर कंपनियों के लिए कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता मुश्किल हो गया था। लेकिन क्या तमाम डिटेल्स हैं ये दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, 12 फरवरी 2018 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि 180 दिन के बाद अगर कोई भी पावर कंपनी एक भी दिन का डिफ़ॉल्ट जो है वो करती है तो बैंकों को उसको एनसीएलटी में जो है लेकर जाना पड़ेगा। जो पावर कंपनी है उसने इसको जो है पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई राहत जो नहीं मिली थी, तो इसके बाद उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की राय सुनी और आज अपना ऑर्डर जो है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो आरबीआई का सर्कुलर है वो पूरी तरह से अल्ट्रा वायलेंस है, असंवैधानिक है, पूरी तरह से इलीगल है। आरबीआई इस तरह का सर्कुलर जो है वो पावर पास नहीं कर सकता है। आरबीआई के पास इस तरह के अधिकार नहीं है कि इस तरह का सर्कुलर जो है वो लेकर के आए जो किसी पर्टिकुलरली एक सेक्टर के ऊपर फोकस हो। तो इसको देखते हुए जो पूरी तरह से उसने जो आरबीआई के 12 फरवरी का सर्कुलर है उसको नकार दिया। खासतौर पे कि पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। करीबन 40 कंपनियां थी जिनके ऊपर की एनपीए का खतरा जो है मंडरा रहा है। इनको के ऊपर करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज है, तो वो पूरा का पूरा एनपीए जो है हो जाता। तो खासतौर पर पावर कंपनियों की दलील थी कि हमको जो है अब डिस्कॉम्स जो स्टेट्स हैं उनसे पेमेंट जो है काफ़ी लेट मिलती है, तो हम इसमें कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। तो पावर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत मिली है। आरबीआई को सर्कुलर को पूरी तरह से खारिज जो है वो कर दिया। अब जब बैंक्स जो है वो उनको पावर कंपनियों को एनसीएलटी जो है वो नहीं लेकर के जा सकते। तो एक पावर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल करके आई है। ऑलराइट, तो इस खबर के चलते हमने पावर क्षेत्र में काफ़ी दमखम भी देखा है, लेकिन आपका क्या व्यू है? मेरा ये मानना है कि ये जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उससे जो बैंकों की जो लोन को पैसे वापस लेने की जो उनको पावर मिले थे वो थोड़े से इम्पेयर हुए हैं इस बात से, और उन कंपनियों को थोड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं यहाँ तक भी देख सकता हूँ कि जहाँ पे किसी कंपनी ने प्रोविज़न कर दिया हो इनके तहत, तो हो सकता है वो उसका राइट बैक भी आगे करें। तो मेरे ख्याल से हम देखेंगे कि इन राइट बैक की वजह से कुछ कंपनियां और कुछ बैंक वहाँ पे भी ये सब राइट बैक हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लंबी अवधि के लिए अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा और डेमोक्रेटिक होगा, बिकॉज हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग तरह की होती है। सबको एक ही झाड़ू से साफ करना सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब कभी भी ऐसी गाइडलाइन बनेगी अलग अलग इंडस्ट्री की तो ये वापस तगाजा रहेगा, लेकिन इस वक्त पावर कंपनीज को और बैंकों को थोड़ी राहत मिली है। आपकी कोई फेवरेट पिक? पावर सेक्टर में से पिक करना हो तो हमारी एक फेवरेट पिक रहती है जो बहुत ही एफिशिएंट कंपनी है, और वो है पावर ग्रिड। जिसके अंदर कंपनी जब ये सेक्टर अच्छा करता है तो ये कंपनी अपने आप अच्छा करती है और बहुत ही उम्दा है। डिविडेंड यील्ड भी आपकी 2% के ऊपर है, तो इसके अंदर अपना निवेशक कर सकता है। ऑलराइट, अब दर्शकों के लिए कुछ आईपीओ से जुड़ी खबरें भी आपको बता देते हैं। रेल विकास निगम आईपीओ कल इसका इशू बंद होगा और 17 से 19 रुपए तक का प्राइस बैंड है और अब तक लगभग ये 47% आईपीओ भर चुका है। रिटेल निवेशकों के लिए 50 पैसे प्रति शेयर का डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर आईपीओ कल से खुलेगा। प्राइस बैंड 877 से लेकर 880 रुपए के बीच का रखा गया है और 17 शेयरों का ही यहाँ पर एक लॉट साइज है। लेकिन कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक सवाल भी हम पूछना चाहते हैं अब शर्मा जी से। ऑटो क्षेत्र में जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपका कहाँ फोकस है?
मेरे ख्याल से ये जग जाहिर है और पूरी तरह से प्राइजेस के अंदर है कि ऑटोज के नंबर हैं वो स्लो डाउन है थोड़ा, और ये थोड़ा और कुछ महीने चल सकता है। इन्वेंट्री जब छट जाएगी तो वापस उसका आप इन्हीं स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए देख पाएंगे। एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जो 2 या 3 महीने या 5-6 महीने की स्लो डाउन से समाप्त होने वाली नहीं है, तो एक बड़ा पैसा इसमें लगता है, तो निवेशक इसमें इस बात से बिल्कुल घबराए नहीं। ये एक समय है और काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो यहाँ पे जैसे जैसे इन्वेंट्री छटेगी इन स्टॉक्स को आप ऊपर जाते हुए देख पाएंगे, तो इसमें बने रहिए। इसके अंदर हमें एसेंशली जो ज़्यादा कंपनियां हैं उसमें 2 व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है अन्य कंपनियों से। ऑलराइट, बजाज ऑटो जो है आपकी पिक है, लेकिन एक सवाल टाटा मोटर्स के हवाले से मुझे आपसे पूछना है। 1% टोटल डिप रहा है सेल्स में, उसके बावजूद भी लगभग 8% से ज़्यादा का गेन हमने देखा है स्टॉक में आज। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें इस स्टॉक के अंदर पूरी जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो करीब करीब इसके अंदर डिस्काउंट इस वक्त तो हो चुकी है, और यहाँ पे लगता है कि अब यहाँ से ऊपर की ओर ये शेयर अग्रसर हो रहा है। काफ़ी हद तक अब यहाँ से भले ब्रेक्सिट हो या कुछ अन्य समाचार हो, उसके बाद आपको थोड़ी शायद पॉजिटिव न्यूज़ ही इसमें आने को शायद आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो उसको बेचना तो इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने समय का और भाव का इंतज़ार करें, और नए शेयर लेने की अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो वो मैं फंडामेंटली तो इस वक्त नहीं दे सकता जब तक कोई नया समाचार पॉजिटिव आए नहीं। लेकिन तकनीकी ट्रेड करना हो तो स्टॉप लॉस के साथ करें। ऑलराइट, लेकिन आपके मुताबिक मोटे तौर पे जो बुरा दौर है वो जल्दी खत्म होने की यहाँ पर आसार या संभावना दिखाई दे रहे हैं। रियल्टी क्षेत्र पे आपका व्यू कैसा है आज के खासतौर से चाल को देखते हुए? कौन सा सेक्टर? रियल्टी जी। देखिए, रियल्टी सेक्टर तो इस वक्त अब करीब पिछले कुछ महीनों से बॉटम आउट हो रहा है जी। और अब जब इंटरेस्ट रेट घटने की पूरी संभावनाएं हैं तो ऐसे अंदर रियल एस्टेट सेक्टर और अच्छा करेगा, और काफ़ी हद तक जो इन्वेंट्री है वो भी छटेगी जब सस्ते दामों पे आपको होम लोन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कुल मिला के इनके लिए अच्छा है, पर इसके अंदर आप रियल एस्टेट के अंदर वही कंपनियां चुनें जिनके जो लोन है, डेट है, वो काफ़ी कम है, और ख़ास तौर पर साउथ की जो कंपनियां हैं वो थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं। ऑलराइट, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम रुक करते हैं आज की निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर जो हमारे जानकार लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले मुद्दत गोल्ड की रणनीति पेश करेंगे आपकी स्क्रीन पे, और ख़रीदारी की इनकी सलाह है, और ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं टारगेट 11,760 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 11,670 का। मनीष शर्मा की रणनीति पेश करेंगे, ख़रीदारी की सलाह है इनकी और स्टॉप लॉस 11,680 का इनका स्टॉप लॉस है, टारगेट है 11,900 का। श्रीकांत चौहान भी आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 11,650 का स्टॉप लॉस है, 11,850 के टारगेट के लिए। टेक्निकल चार्ट्स में आज एक ही प्रभाग की रणनीति लेकर आए हैं, खरीदारी की CCL प्रोडक्ट्स की इनकी सलाह है, और 286 का स्टॉप लॉस है, 305 के टारगेट के लिए। डेरिवेटिव्स में चंदन तापड़िया की रणनीति आ रही है येस बैंक में, और 273 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं 290 के टारगेट के लिए। तो ये जानकारों की राय होगी, लेकिन अब हम सीधा रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। शर्मा जी, हमेशा इंतजार होता है आपके इस वैल्यू पिक का, तो बताएं बम्पर मुनाफा कमाने वाला वो कौन सा स्टॉक है जो आप रेकमेंड कर रहे हैं आज? जी, पहले ये बता दें कि टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में जब ये फंडामेंटल न्यूज़ दे रहा हूँ, एक वो स्टॉक बता रहा हूँ, तो इसमें आप तुरंत कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट न करें। लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है, और अभी ये जो स्टॉक है उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 540 रुपये पे कोट करता है। आप इसको इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे अभी लीजिए, 530 520 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, इसको आप इकट्ठा करें। ये स्टॉक क्यों पसंद है? ये स्टॉक इसलिए पसंद है क्योंकि जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करता है वहाँ पे एडवर्टाइजिंग बिल्कुल मना है, तो जो ऑलरेडी मार्केट शेयर लेके बैठा है वो बैठा है। तो ये अगर हम वॉल्यूम टर्म्स के अंदर देखें तो करीब इसका जो शेयर है वो करीब 75% है। तो ऐसे वक्त के अंदर इसका जो रिटर्न्स हैं वो आगे चल के शेयर धारकों के लिए बढ़ने वाली हैं। क्या कारण है? एक तो ये कि इसका जो ब्याज जो पहले देता था, करीब 2013 में डियाजो आया पहली बार, उसके बाद तब जब 8,000 करोड़ का इसका जो डेट था वो घटकर 3,000 करोड़ हो गया है, और
हाल ही में और 600 करोड़ रुपए इन्होंने कम किए हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। आने वाले दिनों के अंदर इनके जो अपवर्ड सेगमेंट जो है, जो प्रीमियर सेगमेंट है, उसके अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छी होती है, करीब 12% जैसी, और वहाँ पे रियलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये लीडर है, इसके साथ रहना चाहिए। और इनके जो आने वाले जो ग्रोथ है, भले ही एवरेज हमने 10% पकड़ी आने वाले 2 सालों के लिए, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ हम समझते हैं वो सालाना करीब आप 25 से 28% देख सकते हैं, यानी कि CAGR आने वाले 2 सालों के लिए। तो ये एक ऐसा है स्टॉक है जो इस वक्त आपको महंगा लगता हो, लेकिन 2 साल के बाद देखेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता लगेगा। तो फिलहाल जो हमारी रणनीति है वो सिर्फ इतनी कि आप इसको 13% के ग्रोथ रेट के साथ ही लेके चलें, फिलहाल जो टारगेट है, लेकिन लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो आपको सालाना करीब 25% जैसी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली नीचे भी ले सकते हैं आप। और कुल मिलाकर ये जो स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो में रखिए, कंजम्पशन स्टॉक है, और ये सालों साल आगे आपको एक रिटर्न अच्छी खासी 20-25% जैसी देता रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स आपके आज की वैल्यू पिक है, लंबी अवधि के लिए इसको रखना है, और 619 का टारगेट फिलहाल आप रेकमेंड कर रहे हैं। ये तो हो गई आज की वैल्यू। आपके सवालों के जवाब दें उससे पहले जेट एयरवेज के हवाले से खबर बता दें आप दर्शकों को। जेट एयरवेज के लिए बुरी खबरों का दौर थम नहीं रहा है। 15 विमान यहाँ पे और ग्राउंडेड कर दिए गए हैं, और बकाया नहीं चुकाने के चलते विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। वीके शर्मा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शर्मा जी, ओवरऑल स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? लेकिन ये खबर एक और हम नेगेटिव कह सकते हैं स्टॉक पर। जी, जो भारतीय जो बैंक हैं, PSU बैंक्स लीड करते हुए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनको नया ग्राहक नहीं मिलता या कोई पार्टनर नहीं मिलता तब तक ये असमंजस में स्थिति रह सकती है। तो ये जो जेट एयरवेज का ऊंट किस करवट बैठेगा, जब तक ये पता नहीं चले तब तक मेरे ख्याल से इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आप मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है, और अगर ऑप्शंस खुले हों तो आप उसमें पुट खरीद लीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ स्टॉक फटाफट में। शर्मा जी, पहला सवाल हम अहमदाबाद से अवनी का लेंगे, और एम्बर एंटरप्राइजेस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 859 इनका लेवल है, और इनका नज़रिया क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या इसमें मुनाफा कमाने की गुंजाइश है, संभावना है? मेरे ख्याल से इसमें गुंजाइश है। ये जो कंपनी है ये AC जितने भी ACs हैं भारत में जो बिकते हैं उनके अंदर करीब करीब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 10 में से 8 AC ये खुद बनाता है, उनको सप्लाई करके देता है, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो इसका अभी इन्होंने जो हाल ही में जो एक एक्वायर की है कंपनी, वो इनको अपने रेलवेज के अंदर, मेट्रो के अंदर और डिफेंस के अंदर भी उनको पेनिट्रेशन देता है। तो ओवरऑल ये कंपनी यूनिक है, अच्छी है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पर मुझे लगता है शायद आपने हाल ही में स्टॉक को लिया है, तो आप चाहें अगर ट्रेडिंग के लिए लिया हो तो स्टॉप लॉस 1% नीचे जरूर लगा लें, और अन्यथा आप होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करने के लिए क्या टारगेट आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए, हमारा अपना जो पहले रिपोर्ट थी उस पर टारगेट हमारा करीब 990 जैसा है। पर अपने हिसाब से ये ट्रेड करें कि जितना इनको प्रॉफिट अगर उससे कम चाहिए उसके पहले निकल जाएं। पर अगर इनको ज़्यादा भी चाहिए तो एक बार अपने प्रॉफिट, अपनी इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर भाव आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाइए, जिससे आपको लॉस ना हो, और जैसे और बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र जलगांव से हर्षल नाइक का सवाल लेंगे, और लॉरस लैब पे इनका सवाल है। 437 रुपये 25 पैसे के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, थोड़ा सा ऊंचा लेवल है इनका, क्या सलाह होगी? मेरे ख्याल से ये कंपनी ऐसी है जो API में है बेसिकली, और अगले 2 साल के अंदर फॉर्मुलेशंस में जाने वाली है। तो ये अलग अलग चीज़ों के अंदर है। इनके जो API यूज़ होता है वो आपके ऑन्कोलॉजी के लिए यूज़ होता है, और फिर हेपेटाइटिस C के लिए भी यूज़ होता है। तो अब जो फॉर्मुलेशन में जब जाएगी तो इसके मार्जिन बढ़ेंगे। हालांकि इस साल में इसके मार्जिन करीब 20 से 15% घट गए थे, लेकिन अब वापस आने वाले दिनों के अंदर ये मार्जिन वापस बढ़ेंगे और 21% जैसे जा सकते हैं आने वाले 2 साल के अंदर। तो हमारी सलाह इसमें निवेश की है,
आप इसमें बाकायदा निवेशित रह सकते हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो तो अन्य बात है, लंबी अवधि के लिए लिया तो इसमें बाकायदा निवेशित रहिए। अगला सवाल चेन्नई से राघव जैन का है। आईटीसी में खरीदारी कर रखी है इन्होंने और इनके जो लेवल्स हैं वो 292 का है। जी, तो मामूली प्रॉफिट में है, पर इसमें आप निवेशित रह सकते हैं क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो हमने 2012 के बाद कभी भी टोबैको बिजनेस में देखा नहीं था, वो इस साल देखने को मिल रहा है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अभी तक जो ग्रोथ आ रहा था प्राइस की वजह से आ रहा था, तो अब जो वॉल्यूम ग्रोथ आने लगा है तो आप इसमें बाकायदा निवेशित रह सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर मेरा ये मानना है कि बाकी जो अन्य बिजनेस हैं, जैसे इनका पेपर बिजनेस है या होटल बिजनेस है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, एफएमसीजी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। और जो इनके जो लाइफस्टाइल, जो विल्स लाइफस्टाइल जो कंपनी डिवीज़न था एक पहले, उसके अंदर उन्होंने हाल ही में एक डिवीज़न बेचा है। तो कुल मिला के ये अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं अपने कॉस्ट को कम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बाकायदा बना रहा जा सकता है, कम से कम 320 रुपये तक आप बाकायदा बने रह सकते हैं। ऑलराइट, 320 तक के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कंजम्पशन क्षेत्र की बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत में आयंबा एंटरप्राइजेस का भी जिक्र किया है, गर्मी के मौसम को देखते हुए कोई खास पिक रिटेल क्षेत्र में? जी, मेरे ख्याल से गर्मी के मौसम के लिए अगर एसीज के आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसमें हमेशा यही रहेगा कि आप इसको पक्का इन्वेस्टमेंट के तौर पे लंबी अवधि के लिए न लें, इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप लें। हालांकि हमारा जो पेनिट्रेशन है इसी के अंदर वो सिर्फ 4% का है और बढ़ने वाला है आगे चल के, लेकिन फिर भी इस वक्त जो हालत है बरसात टाइम पे होती है, नहीं होती है, सर्दी एक्सटेंड हो जाती है, तो इसमें आप इसको लंबी अवधि के लिए बहुत ही होल्ड करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। तो आपको इसको थोड़ा ट्रेडिंग दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। और स्टॉक का नाम आप दोहराएंगे एक बार? जी, ये एसी की आप बात कर रहे हैं तो अंबर अच्छा है, उसी इंडस्ट्री के अंदर है। और कम से कम ये बाकी अन्य जो सेक्टर है इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी आगे चलते हुए बढ़ेगी। लेकिन मैं निवेश के लिए कम और ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो गर्मी के मौसम में ये स्टॉक आपको कूल रिटर्न दे सकता है। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। शर्मा जी, डिस्क्लोजर्स क्या होंगे आपके? जी, जो स्टॉक हमने डिस्कस किए उनके अंदर से आईटीसी तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, बाकी जो अन्य स्टॉक्स हैं वो हमारी रिकमेंडेशन जरूर है लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। शुक्रिया समय निकाल कर आज शो का